हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर विदुर एकेडमी। मैं प्रदीप कुमार आपके सामने उपस्थित हूँ जनरल अवेयरनेस के टॉप 40 प्लस क्वेश्चंस लेकर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, डैश हिमनदों की मिट्टी और अन्य सामग्री के मोटे निक्षेप हैं जो मोराइन से जुड़े हुए हैं। तो बताइए इस प्रश्न का क्या होगा सही जवाब। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या है बताइए। ऑप्शन ए करेवा। इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए करेवा। वहीं अगर हम द्वार की बात करें, ये द्वार क्या है? तो द्वार यह पूर्वी उत्तर पूर्वी भारत में जलोढ़ बाढ़ के मैदान है जो हिमालय की बाहरी तलहटी के दक्षिण में ब्रह्मपुत्र नदी के बेसिन के उत्तर में स्थित हैं। वहीं अगर हम बात करें भावर की, तो ये भावर भारत के उत्तराखंड राज्य में निचले हिमालय और शिवालिक पहाड़ियों के दक्षिण में एक क्षेत्र है। वही बात करें दून की, तो यह दून लघु हिमालय और शिवालिक के मध्य में स्थित अनुदैर्ध्य घाटी को ही दून के नाम से जाना जाता है। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, गयासुद्दीन तुगलक अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान डैश का राज्यपाल था, मतलब कहाँ का राज्यपाल था बताइए। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। तो ये भाई साहब कहाँ के राज्यपाल थे? ये थे पंजाब के। देखो, गयासुद्दीन तुगलक के बारे में आपको एक दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो ध्यान रखनी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे इसने क्या किया था, एक बेहतर डाक प्रणाली की संरचना की थी और इसने अपने युग में कृषि को प्रोत्साहित किया था। वहीं बात करें अलाउद्दीन खिलजी की, तो इसने कुछ अपने द्वारा स्थापित किया एक प्रशासन प्रणाली संपूर्ण और कुशल। सुल्तान अलाउद्दीन ने पूरे विशाल साम्राज्य में शांति और व्यवस्था को भी बनाए रखा था। एक बड़ी संख्या में इसने जासूसों को नियुक्त किया था और उन्होंने उस लोगों की गतिविधियों और सरकार के उपायों के प्रति उनकी प्रतिक्रियाओं से अवगत कराया। उन्होंने वस्तुओं की कीमत निम्न स्तर पर तय की और बाजार का उनका विनियमन मध्यकालीन राज्य कौशल के चमत्कारों में से एक था। वास्तुकला और कला के संरक्षक तो थे ही। देखो, एक इंपॉर्टेंट बात और है कि इब्न बतूता ने अलाउद्दीन खिलजी को सबसे अच्छे सुल्तानों में से एक बताया था। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अकबर द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा अन्य युद्धों की तुलना में नवीनतम था? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या है बताइए। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में लड़ा गया था। मेवाड़ के राणा महाराणा प्रताप और मुगल सम्राट अकबर की सेनाओं के बीच लड़ा गया था। युद्ध का स्थल कहाँ था? हल्दी घाटी में एक संकरा पहाड़ी दर्रा था। वही बात करें हम थानेश्वर के युद्ध की, तो ये थानेश्वर का युद्ध कब लड़ा गया था? ये लड़ा गया था 1567 में, 1567 में, और ये 1576 में। और तुकारोई का युद्ध ये 3 मार्च 1575 में लड़ा गया था। 1575 किस किस के बीच लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था अकबर और बंगाल की सल्तनत के बीच। पानीपत का दूसरा युद्ध ये 1556 में लड़ा गया था। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अफगानिस्तान के साथ भारतीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या है बताइए। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, 106 किलोमीटर। अफगानिस्तान के साथ भारतीय सीमा की लंबाई 106 किलोमीटर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय नियोजन में किस अवधि को योजना अवकाश कहा जाता है?
तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। 1966 से 1969 की अवधि को योजना अवकाश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस रोग को अफ्रीकी ट्रैपोनोसोमियासिस के नाम से भी जाना जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है स्लीपिंग सिकनेस, ऑप्शन ए। इसे निद्रालुता रोग भी कहते हैं। वहीं बात करें हम तो यह अगला है पोरफायरिया। पोरफायरिया क्या है? यह एक दुर्लभ आनुवांशिक रक्त विकारों का समूह है। हीमोग्लोबिन का एक घटक हीम इस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति के शरीर में ठीक से नहीं बनता है। इस बीमारी की वजह से व्यक्ति को नर्व और स्किन से जुड़ी समस्याएं होने लगती हैं। बात कर रहे हैं हम पोरफोरिया की, किससे? नर्व और स्किन से जुड़ी समस्याएं होने लगती हैं। और डायबिटीज क्या है? ये तो चयापचय संबंधी बीमारियों का एक समूह है। इस बीमारी में उच्च रक्त शर्करा के स्तर या अपर्याप्त इंसुलिन उत्पादन के कारण होती है। इस बीमारी में शरीर की कोशिकाएं इंसुलिन का ठीक से उत्पादन करने या इंसुलिन के उत्पादन का जवाब देने में असमर्थ होती हैं। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्थिरता के साथ विकास के उद्देश्य से निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। चौथी पंचवर्षीय योजना स्थिरता के साथ विकास के उद्देश्य से शुरू की गई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पृष्ठ तनाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। क्योंकि ये कह रहा है सही नहीं है, तो यही सही नहीं है कि कमरे के तापमान पर पानी का सतही तनाव एथिल अल्कोहल से कम होता है। ये बात गलत हो जाएगी, इसीलिए ये सही है। सतही तनाव आमतौर पर डाइन सेंटीमीटर में मापा जाता है, सही बात है। सतह तनाव के कारण पानी की बूंद का आकार गोलाकार होता है, बिल्कुल सही है। तरल अणुओं के बीच ससंजक बल सतह तनाव नामक घटक ना के लिए जिम्मेदार होता है, बिल्कुल ठीक। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था? बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या है बताइए? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, ई टोरिसेली। इन्होंने कब किया था ये भी जान लेते हैं। तो इन्होंने जो किया था 1643 में किया था, ठीक है। चलो, ये क्या करता है? वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक उपकरण है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन होगा, इगास महोत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, उत्तराखंड। इगास महोत्सव उत्तराखंड में मनाया जाने वाला एक त्योहार है। देखिए, इस इगास महोत्सव को बूढ़ी दिवाली के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? बूढ़ी दिवाली। इस इगास महोत्सव को बूढ़ी दिवाली के नाम से जाना जाता है। 5 दिनों तक चलने वाला महोत्सव है, जो नियमित दिवाली के बाद पहली अमावस्या से शुरू होता है। यह उत्तराखंड में जौनसार बावर क्षेत्र के लोगों द्वारा मनाया जाता है। दिवाली के 1 महीने बाद ऐसा माना जाता है कि भगवान राम के अयोध्या लौटने की खबर देर से पहाड़ियों तक पहुंची थी। लोग इसे विरह गाने के साथ डांस कर मनाते हैं। रस नृत्य उत्सव के दौरान प्रमुख आकर्षणों में से एक है। वहीं बात करें उत्तराखंड के और भी प्रसिद्ध त्योहार की, तो बसंत पंचमी, भितौली, हरेली, गंगा दशहरा, दीकार पूजा, घुइयाँ एकादशी, घुघुटिया,
चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मुगल प्रांतीय प्रशासन में सामान्य तौर पर दीवानी का अर्थ क्या था? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, राजस्व प्रशासन। क्या था? राजस्व प्रशासन। वही देखेंगे हम इसमें और भी, दीवान ए वजारत, इसका क्या मतलब था? राजस्व और वित्त विभाग से था। दीवान ए अर्ज, दीवान ए अर्ज, इसका किससे मतलब था? तो ये न्याय विभाग से था, न्याय विभाग। ठीक है। वहीं दीवान ए कुजा, दीवान ए अर्ज, माफ कीजिए, दीवान ए अर्ज न्याय विभाग से नहीं है, दीवान ए अर्ज सैन्य विभाग से था। किससे था? सैन्य विभाग से। ठीक है। दीवान ए अर्ज सैन्य विभाग से था। दीवान ए कुजा न्याय विभाग से था। दीवान ए रसल्लत मुहतासिबो ये विदेशी मामलों का विभाग था। और दीवान ए इंसा यह सरकारी पत्राचार के संरक्षक थे। हंसा माफ कीजिए, हैजा और प्लेग के लिए दुनिया का पहला टीका विकसित करने वाला पहला सूक्ष्म जीव वैज्ञानिक कौन था? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, वाल्डेमर हाफकिन। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को डैश के रूप में भी जाना जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा कोंकण तट। पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को कोंकण तट के रूप में भी जाना जाता है। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चुंबकीय बल रेखाओं के गुणों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पढ़िए और बताइए इसका सही आंसर क्या है। आपको समय दिया जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी, चुंबक के बाहर क्षेत्र रेखाओं की दिशा दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। ये सही नहीं है। बाकी चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, ये बात बिल्कुल सही है। प्रत्येक रेखा एक बंद और सतत वक्र है, ये भी ठीक है। ये ध्रुवों के निकट संतुलित हैं जहां पर चुंबकीय क्षेत्र प्रबल है, ये भी बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियां डैश को सौंपी गई हैं? बताइए, आपको समय दिया जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है केंद्र। भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को सौंपी गई हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, शरावती नदी पर निम्न में से किस झरने के रूप में गिरती है? शरावती नदी निम्न में से किस झरने के रूप में गिरती है? बताइए। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? गेरसोप्पा। शरावती नदी गेरसोप्पा झरने के रूप में गिरती है। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, डंकन जल संधि किनके मध्य में स्थित है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, अंडमान, दक्षिण अंडमान और छोटा अंडमान। डंकन जल संधि
दक्षिण अंडमान और छोटा अंडमान के बीच स्थित है। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एल्यूमिनियम की एक मोटी ऑक्साइड परत एल्यूमिनियम की उन वस्तुओं पर विकसित हो जाती है जिन्हें आकर्षक फिनिश देने के लिए रंगा जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, एनोडीकरण। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए ताकि वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के आकार के समान हो? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, सी, वक्रता केंद्र पर। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक कार्यालय कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है उपराष्ट्रपति। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। झारखंड में कृषि के आदिम रूप को क्या कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है कुरुबा। झारखंड राज्य में झूम कृषि कृषि को कुरुबा के रूप में जाना जाता है। यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में विभिन्न नामों से प्रचलित है। बेवर, देखो विभिन्न राज्यों में झूम कृषि या विधि का नाम सुन लीजिए। बेवर या दहिया मध्य प्रदेश में, झूमिंग असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, छत्तीसगढ़, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इन सब जगह क्या बोला जाता है? झूमिंग। और वहीं अगर हम बात करें पोडू या पेंडा तो ये आंध्र प्रदेश में, पामाडावी या कोमन या ब्रिंगा ये उड़ीसा के अंदर, कुमारी पश्चिमी घाट, कुरुबा झारखंड और खिल हिमालय क्षेत्र। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हम्पी का विठल्ला मंदिर किसने बनवाया था? तो इस प्रश्न का सही जवाब है देवराय द्वितीय। हम्पी का विठल्ला मंदिर देवराय द्वितीय ने बनवाया था। हम्पी में विठल्ला मंदिर हम्पी में सभी स्मारकों में से सबसे भव्य है। वास्तुकाल की विजयनगर शैली का प्रतीक है। राजा देवराय द्वितीय द्वारा यह 15वीं शताब्दी में निर्मित यह भगवान विठल या भगवान विष्णु के अवतार कृष्ण को समर्पित है। मंदिर अपने प्रतिष्ठित पत्थर के रथ और अद्वितीय संगीत स्तंभों के लिए प्रसिद्ध है। हम्पी में स्मारकों के समूह के रूप में भी जाना जाता है। भारत के पूर्व मध्य कर्नाटक में स्थित एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। कृष्णदेव राय का शासनकाल 1509 से 1529 था। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन संधि में मध्यस्थ में भूमिका किसने निभाई? तो इस प्रश्न का सही जवाब है तेज बहादुर संप्रू ने। तेज बहादुर संप्रू ने गांधी इरविन समझौते में मध्यस्थ भूमिका निभाई थी। तेज बहादुर ब्रिटिश राज के दौरान भारत में एक प्रतिष्ठित वकील और राजनीतिक नेता थे। इनका जन्म 1875 में अलीगढ़ में एक कश्मीरी हिंदू परिवार में हुआ था। कब हुआ था? 1875 में, 1875 में। कब हुआ था? 1875 में, अलीगढ़ के अंदर। कहाँ? अलीगढ़ के अंदर। शिक्षा आगरा में हुई थी इनकी पढ़ाई लिखाई। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, लाखों साल पहले भारतीय उपमहाद्वीप मुख्य भूमि से अलग हो गया था जिसे एक बड़े सागर के रूप में जाना जाता है, वह है? आसान प्रश्न है, बताइए कौन सा होगा इसका सही जवाब।
तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए टेथिस। टेथिस के नाम से जाना जाता है। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कुडुक। कुडुक इज द लोकल लैंग्वेज फॉर द पीपल ऑफ, यानी कुडुक कहाँ के लोगों की स्थानीय भाषा है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या है, देखते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब है झारखंड। ये झारखंड के लोगों की स्थानीय भाषा है। उराव, कुडुक उराव और किसान आदिवासी लोगों की जनजातीय आबादी में बोली जाने वाली एक भाषा है। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राज्यों में विधान परिषदों के उन्मूलन या निर्माण के बारे में कौन सा अनुच्छेद बताता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी 169। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ लोक नाट्य रूप रणमाले पारंपरिक रूप से जुड़ा हुआ है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी गोवा। ये गोवा के साथ जुड़ा हुआ है। यह लोकप्रिय भारतीय महाकाव्यों रामायण और महाभारत की पौराणिक कहानियों पर आधारित एक कर्मकांड और लोक नाट्य रूप है। यह होली के त्यौहार के दौरान किया जाता है, जिसे गोवा और कोंकण क्षेत्र में सिग्मो या बसंत त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। रणमाले मुख्य रूप से पश्चिमी भारत में उत्तरी गोवा जिले के सतारी तालुका और दक्षिण गोवा जिले के संगेम तालुका में किया जाता है। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस भारतीय राज्य में बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली का एक बहुत पुरानी प्रथा है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी मेघालय। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन ओमेगा 3 वसीय अम्ल का सबसे अच्छा स्रोत है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी सार्डिन। सार्डिन यह पोषक तत्वों से भरपूर छोटी तैलीय मछली होती है। क्या होती है, यह एक मछली है, ठीक है, जिसका मनुष्यों द्वारा व्यापक रूप से सेवन किया जाता है। यह ओमेगा 3 वसीय अम्ल का अच्छा स्रोत है। इसे अक्सर कैन में परोसा जाता है, लेकिन ताज़ा होने पर इसे ग्रिल्ड, अचार या स्मोक्ड करके भी खाया जा सकता है। वही बात करें धान्य तेल की, तो इसमें कौन सा विटामिन होता है, इसमें विटामिन होता है ई, ठीक है। और गेहूं उत्पाद, इसमें कार्बोहाइड्रेट, और सुअर के मांस में आयरन। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मंदिर में वास्तुकला की पंचायतन शैली है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए दशावतार मंदिर में। किसमें, दशावतार मंदिर में। सूर्य मंदिर की हम बात करें, यहाँ पर देखो सूर्य मंदिर है, तो ये जो सूर्य मंदिर है कलिंग प्रकार की एक वास्तुकला है, और इसका निर्माण किसने करवाया था, इसको बनवाया था राजा नरसिम्हदेव ने। नरसिम्हदेव ने इसको बनवाया था। और बृहदेश्वर मंदिर में द्रविड़ियन शैली है, ठीक है। और यह राजा
राज चोल, और उसकी बहन थी एक कुंदवई, कुंदवई, इनके द्वारा बनवाया गया था। और काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में है। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक सींग वाले बड़े गैंडे को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची डैश के तहत सूचीबद्ध किया गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, पहली, अनुसूची पहली के तहत है ना। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक दुर्बल अम्ल है? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या है बताइए। ऑप्शन ए, एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल इस प्रश्न का सही जवाब है। और ये स्वाद में कैसे होते हैं? ये स्वाद में खट्टे होते हैं, ठीक है। अम्ल अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्लों के जलीय विलयन में H+ आयनों की उच्च सांद्रता होती है। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल में बदल देता है। नीले को किस में? लाल में। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सी फसल एक दलहन के साथ साथ एक तिलहनी फसल है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, सोयाबीन। सोयाबीन दलहन के साथ साथ एक तिलहनी फसल भी है। खरीफ की फसल की बात करें तो खरीफ फसल जुलाई में बोई जाती है, अक्टूबर में काटी जाती है। इनमें चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास, गन्ना, सोयाबीन और मूंगफली शामिल है। रबी की फसल अक्टूबर में बोई जाती हैं और मार्च अप्रैल में काटी जाती हैं। इनमें गेहूं, चना, जौ, अरहर, रेपसीड और सरसों शामिल है। जैद की फसल मार्च से जून तक बोई जाती है। इनमें तरबूज, सब्जियां, मूंग आदि शामिल हैं। राजमा एक दलहन है। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसने अ नेशन इन मेकिंग नामक पुस्तक लिखी थी? तो इस प्रश्न का क्या जवाब है बताइए आप। इस प्रश्न का सही जवाब है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने अ नेशन इन मेकिंग नाम की पुस्तक लिखी थी। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सा पुष्प के नर प्रजनन भाग का घटक नहीं है? इनमें से कौन सा पुष्प के नर प्रजनन भाग का घटक नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा वर्तिकाग्र, ठीक है। यह पुष्प के नर प्रजनन अंग को एक पुष्प के नर प्रजनन अंग को पुमंग भी कहा जाता है। नर प्रजनन अंग को क्या कहा जाता है? पुमंग। यह पुंकेसर का बना होता है। परागकणों में पुंकेसर शामिल होता है जो नर युग्मकों के विकास में सहायक होता है। अंतिम छोर पर थैलियां जैसी संरचनाएं जिन्हें परागकोश कहा जाता है, ये पुंकेसर पराग उत्पन्न करते हैं। परागकोश 4 लघु बीजाणु धनियों से बना होता है। छोटी थैली जैसा दिखता है। परागण के लिए पराग का उत्पादन करता है। पुंकेसर के अंतिम छोर पर लंबे पतले वृंत तंतु और परागकोश होते हैं। और पुष्प वाले पौधे के मादा प्रजनन तंत्र में वर्त का घटक होता है। वर्तिकाग्र अंडाशय के साथ साथ पुष्प के मादा प्रजनन अंग जायांग या स्त्री केसर का उत्पन्न करते हैं। तो देखो किसका? जायांग। मादा प्रजनन की बात हो रही है। जायांग या स्त्री केसर, स्त्री केसर। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
विधानसभा के सदस्यों की संख्या के संदर्भ में भारत की सबसे छोटी विधानसभा कहाँ की है? भारत की सबसे छोटी विधानसभा कहाँ की है, बताइए। इस प्रश्न का क्या होगा सही जवाब? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, पुदुचेरी। पुदुचेरी विधानसभा के सदस्यों की संख्या के मामले में भारत की सबसे छोटी विधानसभा है। यहाँ पर केवल 30 विधानसभा सदस्य हैं। उत्तर प्रदेश में भारत में विधानसभा के सदस्यों की संख्या में सबसे बड़ी है, यहाँ पर 403 सदस्य हैं। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इनमें से कौन सा एक हड़प्पा शहर नहीं था? कौन सा एक हड़प्पा शहर नहीं था, तो बताइए। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा मेहरगढ़। मेहरगढ़ हड़प्पा शहर नहीं था, बाकी लोथल, धोलावीर, सूतकाको ये सभी थे। तो यहाँ पर देखेंगे हम, लोथल कहाँ था? गुजरात में था। चलो इसको देख लेते हैं, लोथल कहाँ था? गुजरात में था। और धोलावीरा, धोलावीरा भी गुजरात में ही, ठीक है। और ये सूतको ये पाकिस्तान में। और यहाँ पर अगर हम लोथल अवशेष की बात करें तो ये बस्तियों के अवशेष मिले थे, यहाँ पर बस्तियों के अवशेष। और धोलावीरा में बांध, तटबंध, विशाल जलाशय, स्टेडियम इनके। और लोथल की बात करें तो यहाँ पर बंदरगाह, एक बंदरगाह शहर, कब्रिस्तान, क्या कब्रिस्तान है ना, कब्रिस्तान। बंदरगाह तो आपको पता ही है। चावल की भूसी, चावल की भूसी कहाँ से मिली थी? लोथल से। और डॉकयार्ड। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कौन सी समिति भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत स्थापित की गई थी? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, लोक लेखा समिति। कौन सी समिति? लोक लेखा समिति। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इनमें से कौन सा एथेनोइक अम्ल की विशेषता नहीं है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यह शीत जलवायु में नहीं जमता है। बाकी देखिए ये सही नहीं है। बाकी एथेनोइक अम्ल का गलनांक 290 केल्विन होता है, ये ठीक है। 5% से 8% विलयन को सिरका कहा जाता है, ये भी ठीक है। यह कार्बोक्जिलिक अम्ल समूह से संबंधित हैं, ये भी ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? लूप के माध्यम से गुजरने वाले विद्युत प्रवाह के लिए एक बूंद लूप के चारों ओर एकीकृत चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित कानून को डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये देखते हैं, बताइए इसका सही जवाब क्या है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एम्पियर का नियम। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 1708 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद खालसा ने डैश के नेतृत्व में मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह किया। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी, बंदा बहादुर। बंदा बहादुर ने के नेतृत्व में मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह किया था। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और भी इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। गुरु नानक देव पहले सिख गुरु थे। स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? अर्जुन देव ने, ठीक है, अर्जुन देव ने करवाया था। अर्जुन देव को मुगल सम्राट जहांगीर के द्वारा मरवा दिया गया था। किसको? अर्जुन, ठीक है, अर्जुन देव को जहांगीर के द्वारा, ठीक है, मरवा दिया गया था। खालसा पंथ एक प्रकार का सैन्य संगठन गुरु गोविंद सिंह द्वारा 13 अप्रैल 1699 को, ठीक है, कब खालसा पंथ की बात हो रही है, ठीक है, कब स्थापित किया गया था? ये 13 अप्रैल और 1699 को स्थापित किया गया था। गुरु हरकृष्ण सबसे कम आयु के सिख गुरु थे। वे 5 वर्ष की आयु में ही
गुरु बन गए थे। किसकी बात हो रही है? हरकृष्ण। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नगर पालिका के अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? निर्वाचित वार्ड सदस्य। अगला प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न होगा, चंद्रगुप्त द्वितीय ने डैश में गुजरात में गुप्त साम्राज्य का विस्तार किया। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए 390। चंद्रगुप्त द्वितीय ने 390 में गुजरात में गुप्त साम्राज्य का विस्तार किया था। उनके दरबार के विद्वान खगोल शास्त्री वारामिहिर और संस्कृत कवि नाटककार कालिदास थे। कौन कौन? वारामिहिर, एक तो वारामिहिर थे और कौन थे? कालिदास। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य उत्तरी भारत के एक शक्तिशाली सम्राट 380 से 1415 ईस्वी के रूप में जाना जाता है। ये समुद्रगुप्त के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? समुद्रगुप्त। ये समुद्रगुप्त के पुत्र थे और इन्होंने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने 388 से 409 ईस्वी तक गुजरात, बंबई के उत्तर, सौराष्ट्र, पश्चिमी भारत और मालवा को अधीनस्थ कर लिया। प्रसिद्ध खगोल शास्त्री वारामिहिर और संस्कृत कवि और नाटककार कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। तो आज के लिए बस इतना ही। यहाँ से आगे अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप इन क्वेश्चनों को पढ़ लीजिए अच्छे से। यहाँ से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में 100% आएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।